Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. And once again students की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि एमडी कैट के जो टॉपिक वाइज पास पेपर्स हैं वो अपलोड किए जाएं। तो इससे पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के पास पेपर्स की वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक से लास्ट 15 ईयर्स में 2008 से लेके 2015 तक जितने भी प्रीवियस 2022 तक 2008 से लेके 2022 तक यानी लास्ट 15 ईयर्स में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं बेटे, ना सिर्फ उन क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं बल्कि उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस और साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे उनके आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए जा रहे होंगे और ओवरव्यू भी टॉपिक का दिया जा रहा होगा, ताकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका तकरीबन सारा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो रहा हो। स्टूडेंट्स, दूसरी बात यह है कि मैंने इस दफ़ा जो पास पेपर हैं उनको कैटेगोरिकली अरेंज किया है। कैटेगोरिकली अरेंज करने का मतलब क्या है कि मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रख दिए हैं। पहले मैं क्या कर रहा था 2022 के पहले, फिर 20 के 19 के ऐसे चल रहे थे, लेकिन अब मैं कैपेसिटर्स के टॉपिक्स में पहले जितने भी लास्ट 15 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करूंगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी तरह कूलॉम्स लॉ से, ताकि एक ही जगह में आपको पूरा टॉपिक जो है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिल रहा हो और आपकी एक ही जगह में पूरे टॉपिक की कंप्लीट रिहर्सल हो रही हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा स्टूडेंट्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं एमडी कैट के हवाले से पोस्ट की जा रही होती हैं। तो आइए बेटे, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स के टॉपिक से आए हुए लास्ट 15 ईयर्स के पास पेपर के क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, जहाँ पे उसने आपको बताया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, और चार्ज स्टोर कितना है, क्यू है, और ये कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर रहा है जिसका नाम है डब्ल्यू। अब कहानी है बड़ी सिंपल। अगर हम लोग चार्ज स्टोर को बढ़ा के कितना कर दें, 2Q कर दें, व्हाट विल बी द न्यू एनर्जी स्टोर। 2022 में दो क्वेश्चन आए कैपेसिटर से, दोनों के दोनों एनर्जी स्टोर के थे, तो लिहाजा सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एनर्जी स्टोर के तमाम जो फॉर्मूलाई हैं उन्हें रिकॉल करना है। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है स्टूडेंट्स एनर्जी स्टोर के टोटल चार फॉर्मूले, 1/2 QV, 1/2 CV², 1/2 Q² /C और 1/2 A E² epsilon 0 epsilon r AD। अब सवाल में देखो उसने बड़ा क्लियरली आपको स्टेट किया कि चार्ज जो है उसको डबल कर दिया। अब देखो दो फॉर्मूले स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जहां पे चार्ज इन्वॉल्व है। एक ये पहला फॉर्मूला, ये जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, और दूसरा बेटे ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अब दोनों में एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि एनर्जी जो चार्ज के साथ है वो लीनियरली रिलेटेड है। लाइक हम चार्ज को डबल करेंगे तो हमें एनर्जी डबल मिल रही होगी। लेकिन यहाँ पे चार्ज का स्क्वायर इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई चार्ज को डबल करेंगे एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, डबल वाले भी मौजूद है, 4 टाइम। अब स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज। मैंने कहा आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इनशाला आपकी जो मिसकॉन्सेप्शन है वो दूर हो रही होंगी और आप चीजों को अच्छे से अप्रोच कर पा रहे होगे। आइए इस कहानी में वापस आते हैं, लेकिन मैंने साइड पे एक चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है इस बात को समझाने के लिए, ताकि आपको साथ में कुछ और चीजें भी समझ आ रही हो। बेटे, हम हमेशा ना एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। वो एक्सप्रेशन क्या है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वो और जो V होता है, उन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आपने इस रिलेशनशिप को समझ लिया तो थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली इजी। बेटे, Q के बारे में सुन लो। दिस इज एक्चुअली द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईदर प्लेट। मतलब समझ लो ये तो चार्ज स्टोर्ड है सर, ये तो पता है हमें चार्ज स्टोर्ड ही है। लेकिन V के बारे में आपको याद रखना है। जो V है दैट इज एक्चुअली नॉट द सोर्स वोल्टेज, दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ये दो चीजें याद करो, क्यू चार्ज है और वी जो है स्टूडेंट दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब मैं आपके सामने एक कैपेसिटर बना रहा हूँ। ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और स्टूडेंट्स ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। अब अगर मैं इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लूँ, तो जो ही आप बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे आपको सारी कहानी पता है कि ये पॉजिटिव। अच्छा, शुरू में हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर क्या मैयर कर रहा है स्टूडेंट? ये मैयर कर रहा है जितना दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो अभी कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ। तो बिल्कुल शुरू में आपको जो वोल्ट मीटर की रीडिंग इनिशियली मिल रही होगी स्टूडेंट्स, वो कितनी मिल रही होगी? जीरो। मतलब यहाँ पे आपको शुरू में वोल्टेज जीरो मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ज बिल्ड होता जाएगा, मतलब
ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको जाके उधर डेपोजिट कर देगी, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे ही चार्ज बिल्ड होगा ना, ये पोटेंशियल यानी चार्ज बिल्ड होगा तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 1 वोल्ट का। लेट्स सपोज आपने बैटरी कनेक्ट की थी 6 वोल्ट की, ओके। अब बैटरी क्या करेगी, मजीद चार्ज जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी और उसको जाके यहाँ पे डेपोजिट कर देगी, यहाँ पे मजीद वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे चार्ज बिल्ड होगा प्लेट्स के ऊपर, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो है ये चार्ज बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट यानी सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि अब बैटरी से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा कैपेसिटर की तरफ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये चीज याद कर लो कि जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है, और इसका कंट्रोल किसके पास है, चार्ज के पास। मैंने यहाँ पे एक कहानी लिख रखी है, जैसे मैंने लिखा है अनचार्ज कैपेसिटर। बेटे अनचार्ज कैपेसिटर में भी कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 0। फिर चार्जिंग जब हो रही होती है तो अभी मैंने आपको बताया चार्ज बिल्ड हो रहा होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस भी बढ़ रहा होता है। और जब हम कहते हैं चार्ज हो चुका है, तो जितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर होना था वो हो चुका होता है, और उस टाइम प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो चुका होगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर हो चुका होगा। तो मैं इस कहानी में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि चार्ज और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाओ, तो स्टूडेंट दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अभी आपने देखा जैसे जैसे चार्ज बिल्ड हो रहा था पोटेंशियल भी बिल्ड हो रहा था, सिंपल कहानी। अब एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल टू क्या है, Q ओवर V है। बताओ अगर मैं चार्ज स्टोर्ड को डबल कर दूं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बच्चे कहते हैं कि भाई कैपेसिटेंस का नजर आ रहा है चार्ज के साथ शायद डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बेटे एक लम्हे के लिए सोचो, आइए नई कैपेसिटेंस पता लगाते हैं। आपने चार्ज स्टोर को क्या किया, डबल। मैंने अभी बताया जब जब आप चार्ज को बढ़ाओगे प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटे, वो भी डबल हो जाएगा। तो एट द एंड आप देखोगे तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक ग्राफ बना रखा है, कौन सी दो चीजों के बीच में, चार्ज और कैपेसिटेंस। तो मैंने बोला चार्ज को जितना मर्जी बदलते रहो, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कांस्टेंट रह रही है। क्यों भला, मैंने अभी बताया जितना जितना आप चार्ज बदलोगे साथ में उतना ही क्या बदल रहा होगा, पोटेंशियल बदल रहा होगा, और एट द एंड कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो ये भी आपको ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चार्ज और इसके बीच में अगर वो ग्राफ पूछे तो किस तरह का बनेगा। स्टूडेंट्स अब एक और सवाल आता है कि बताओ अगर हम लोग दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल को डबल कर दें, मतलब बोले दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, अब बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो उनको लगता है भाई वोल्टेज के साथ इन्वर्स है, बेटे ऐसा नहीं है। अब एक लम्हे के लिए सोचो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, डबल। भाई पोटेंशियल खुद ब खुद डबल हो सकता है, नहीं। इसका कंट्रोल किसके पास है, चार्ज के पास है। तो ये पोटेंशियल तभी डबल हुआ होगा जब चार्ज भी क्या हुआ होगा, चार्ज स्टोर्ड भी डबल हुआ होगा, और एट द एंड आप फिर से देखो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस वोल्टेज को जितना मर्जी चेंज कर लो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी, ओके। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। मैं वापस इस क्वेश्चन पे जाता हूँ बच्चों। अब अगर आपने ये जो मैंने अभी कहानी सुनाई है, अगर वो आपने सुन रखी है, तो फिर आपके लिए चीजें बहुत ही आसान होने जा रही हैं। अच्छा, अब आप अब भले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, भले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। आइए मैं कहता हूँ पहली एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास कितनी है, 1/2 QV। अब उसने बोला नई एनर्जी स्टोर्ड बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द न्यू एनर्जी स्टोर्ड। आइए ऐसा करते हैं, 1/2। उसने बोला चार्ज को डबल कर दो। मैंने चार्ज की जगह में क्या लिखा, 2Q। भाई चार्ज जब डबल होगा तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंज आएगा, सर आएगा। आपने भी बताया कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया होगा, डबल। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बना, 4। बाकी सारी कहानी है पुरानी, 1/2 QV। ये तो पुरानी एनर्जी है। इसका मतलब है हमें समझ आ रहा है कि जो नई एनर्जी आ रही है वो पुरानी एनर्जी से क्या आ रही है, 4 गुना ज्यादा। तो देखो हमारा ऑप्शन अल्फा 4W बता रहा है। अब आप चार्ली वाला फॉर्मूला, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करो फिर भी आपका आंसर यही आएगा। अब यूज कर लो भाई, पहली एनर्जी स्टोर मैंने आपको बता दी क्या है, 1/2 Q² ओवर C है। तो अब एक काम करो स्टूडेंट्स, 1/2 ऐसे लिखो, चार्ज स्टोर को डबल कर लो, चार्ज की जगह में क्या लिखोगे, 2Q, उसका क्या आ गया, स्क्वायर।
और बताओ चार्ज को चेंज करने से कैपेसिटेंस पर फर्क पड़ता है? मैं अभी ग्राफ बता के आया कि चार्ज को चेंज करने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना चार्ज चेंज करेंगे साथ में पोटेंशियल भी वेरी कर जाएगा। तो लिहाजा अगर आपने नए इस फॉर्मूले में कैपेसिटेंस नहीं लिखनी है, वो तो वही रहेगी, चार्ज को चेंज करने से कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन जब यहाँ से 2 का स्क्वायर लोगे तो वो 4 आएगा, बाकी सारी पुरानी एनर्जी है, तो यहाँ पर भी जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो 4W हो जाएगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। तो लिहाजा यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा बेटे दैट विल बी 4W। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा उसके बारे में आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल बताई जा रही होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एट द एंड बेटे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके कमेंट्स को रीड करने के बाद चीज़ों को बेहतर तरीके से वो इस चैनल के थ्रू जो है वो कॉप अप कर पा रहे हो। अब देखो, मैंने बताया 2022 में दोनों के दोनों क्वेश्चन जो थे वो आए थे अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एक दफा फिर 2022 में आया हुआ दूसरा क्वेश्चन, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी एंड द एनर्जी स्टोर्ड इज यू। आपने क्या किया, एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और उसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होगी। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी, अब आपने बैटरी को हटा दिया, अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी, उतनी ही कैपेसिटेंस का एक और कैपेसिटर आपने पहले वाले के साथ कैसे लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। अब एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? ओके बच्चों, अगेन मैंने अभी बताया एनर्जी स्टोर के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन आप पहले ऐसा करो, पहले कहानी को समझ लो। उसने बताया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। ओके, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है स्टूडेंट्स, और लेट्स सपोज ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। आपने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया। जल्दी बताओ, जो ही ये बैटरी से कनेक्ट होगा तो इसके ऊपर क्या बिल्ड होना शुरू हो जाएगा? चार्ज बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और ये चार्ज कब तक बिल्ड होता रहेगा? जब तक प्लेट्स के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। तो समझ लो अब ये कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो चुका है, और इस पे जो चार्ज स्टोर हो चुका है वो Q है, और इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो V है। तो बताओ बिल्कुल इनिशियली इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, जिसको मैं यू से डिनोट कर रहा हूँ। तो वो मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 1/2 QV। इस कैपेसिटर में जितनी शुरू में एनर्जी स्टोर्ड है वो मैंने लिख दी। अब उसने किया क्या, उसने बोला आपने इस कैपेसिटर को एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगा दिया, लेकिन वो जो आइडेंटिकल कैपेसिटर है वो अभी अनचार्ज है। ये लें, ये मैंने एक और खाली कैपेसिटर लगा दिया, मतलब इसकी प्लेट्स के ऊपर अभी कोई चार्ज स्टोर नहीं है, लेकिन उसने बताया इसकी कैपेसिटेंस भी पहले की जितनी है, यानी ये भी उतना ही चार्ज स्टोर कर सकता है जितना उसने स्टोर किया था। दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया। अब आपको पता है अभी ये अनचार्ज कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। जबकि यहाँ पे अभी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये वाली ऊपर वाली प्लेट्स हाई पोटेंशियल पे हैं, नीचे वाली प्लेट्स लो पोटेंशियल पे हैं। तो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ऊपर वाली प्लेट से चार्ज जो है वो नीचे वाली प्लेट्स की तरफ फ्लो करेगा। ओके, तो बेटे चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। तो आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। भाई वो चार्ज किधर जा रहा होगा जो कम हो रहा है? ऑब्वियसली वो इस वाली प्लेट पे जाके बिल्ड हो रहा है। यहाँ दूसरी प्लेट की बात करेंगे तो वहां भी चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। और ये चार्ज किधर जा रहा होगा स्टूडेंट्स? ये दूसरे वाली प्लेट के ऊपर जाके बिल्ड हो रहा है चार्ज। ओके, कब तक चार्ज बिल्ड होता रहेगा? जब तक दोनों के पास आधा आधा चार्ज नहीं चला जाता। यानी कुछ देर के बाद देखेंगे तो ये वाली प्लेट जिसके पास पहले चार्ज Q था, अब इसके पास जो नया चार्ज आएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो चुका होगा? वो Q/2 हो चुका होगा। क्यों भला? आधा चार्ज दूसरी के पास चला गया। अब मुझे ये बताओ, अगर इस प्लेट्स के बीच में चार्ज हाफ हुआ है तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो हाफ हो गया होगा ना, क्योंकि मैंने यही तो अभी समझा के ऊपर वाले क्वेश्चन में कि पोटेंशियल का कंट्रोल चार्ज के पास है। और ये वाला अनचार्ज कैपेसिटर था, शुरू में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर भी चार्ज आ चुका है स्टूडेंट्स। कितना आ चुका है? Q/2। और इसका वोल्टेज भी कितना हो चुका है? V/2 हो चुका है। ओके, अब सवाल ये है कि बताओ पहले तो एनर्जी स्टोर थी यू, अब इस कैपेसिटर में नई एनर्जी स्टोर क्या होगी? बेटे मैं एनर्जी स्टोर के लिए एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, वो होगा, चले नई एनर्जी स्टोर पता लगाते हैं, 1/2 QV वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा जितना उस कैपेसिटर के ऊपर नया चार्ज आ गया है, और जितना उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में नया पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। जल्दी देख के बताओ स्टूडेंट्स, चार्ज पहले जैसा रहा है? नहीं, चार्ज तो हाफ हो गया। तो 1/2, अब चार्ज की जगह में क्या लिखोगे? Q/2। और चार्ज हाफ हुआ था तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी हाफ हुआ था, V/2 लिखा। बेटे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? डिनोमिनेटर में नया फैक्टर क्या आ गया? 4। बाकी ये 1/2 पुराना ही है, Q पहले वाला ही है और V पहले वाला ही है।
और ये आपको जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है ये नजर आ रही है, ये क्या है, ये पहले वाली एनर्जी स्टोर्ड है, और उसने शुरू वाली एनर्जी स्टोर्ड का नाम क्या बता रखा था, यू बता रखा था। तो इट मींस जो नई एनर्जी स्टोर्ड होगी स्टूडेंट्स, दैट विल एक्चुअली बी U/4, सो राइट आंसर विल बी बीटा। बच्चों होपफुली आपको ये कहानी समझ आई होगी। ये दोनों 2022 में दोनों के दोनों क्वेश्चन जो थे वो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के जो है वो आए हुए थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर से दो दफा ये क्वेश्चन आए, 2016 में और एक और ईयर आएगा, जहां पे उसने कैपेसिटेंस को लेंथ विड्थ एरिया को सेपरेट करके जो है वो कैपेसिटेंस के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो सवाल की स्टेटमेंट पे चलते हैं। इफ लेंथ width and separation between the plates of capacitor is doubled, then the capacitance becomes। स्टूडेंट्स आपने कैपेसिटेंस के इनफैक्ट जो है वो मुख्तलिफ फार्मूला ही पढ़ रखे हैं, जिनमें एक बेसिक फार्मूला जो है वो सी वैक्यूम का आप लोगों ने पढ़ रखा है। वो होता है ए एप्सिलॉन 0/d। और अगर मीडियम आ जाए और दूसरा मीडियम आ जाए तो फिर बेटा यही आप फॉर्मूला यूज कर रहे होगे, कौन सा भला, ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R/d। और आपने पढ़ रखा है जो मीडियम वाली कैपेसिटेंस है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे भला, वैक्यूम वाली से। कितने टाइम ज्यादा होती है, जो सी मीडियम होती है वो एप्सिलॉन R टाइम क्या होती है, सी वैक्यूम। ओके ये बड़ी सिंपल सी कहानी है। और दूसरा स्टूडेंट्स आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो पढ़ रखा है, वो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज C इज इक्वल टू Q/V। ये दूसरा फॉर्मूला है। अब देखो एरिया और डिस्टेंस वगैरह की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू गो विद दिस एक्सप्रेशन, हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स। आइए मैं इस फॉर्मूले पे चलता हूँ बेटे। तो यहाँ पे देखिएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0/d। अब वो बोल रहा है बताओ नई कैपेसिटेंस क्या होगी, नई कैपेसिटेंस क्या होगी जब आप क्या कर दो, लेंथ और विड्थ को डबल कर दो। स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है यहाँ पे, वो और वो कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता दूं। जो ए है, ए के बारे में जान लो, ये जो ए है ये एरिया ऑफ द प्लेट तो है, बट ज्यादा बेहतर है आप ये सोचो कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। ये कौन सा एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। कुछ बच्चे समझते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैं समझाता हूँ। और डी क्या चीज है बेटे, दैट इज एक्चुअली द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के, दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब समटाइम वो ना, मतलब यहाँ पे तो लेंथ और विड्थ का जिक्र किया, कभी कभार वो थिकनेस का जिक्र करेगा। मैं थिकनेस की भी कहानी बताऊंगा कि थिकनेस चेंज करे तो क्या होगा। खैर अभी पहले वाले सवाल की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है नई कैपेसिटेंस क्या होगी, क्वेश्चन इज अबाउट द न्यू कैपेसिटेंस अगर लेंथ और विड्थ को डबल कर दिया जाए। चले मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है बच्चों। ओके ये हमारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है और हमने क्या किया, उसकी लेंथ और विड्थ को डबल कर दिया। ये है इसकी विड्थ और ये है स्टूडेंट्स इसकी लेंथ। अब बताओ जब लेंथ और विड्थ को डबल करेंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब थिकनेस। बेटे मैं थिकनेस की बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा कैपेसिटर की प्लेट की थिकनेस चेंज करने से उसकी कैपेसिटेंस पे क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे कहते हैं सर क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप थिकनेस चेंज करोगे ना तो चार्ज स्टोर का थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज ने तो स्टोर होना होता है सरफेस पे। चार्ज इज ऑलवेज स्टोर्ड ऑन द सरफेस, मतलब हमें इस एरिया से कंसर्न्ड है। ये जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा होगा। लेकिन अगर वो थिकनेस को बदलता तो याद रखिएगा कैपेसिटेंस जो है वो थिकनेस पे डिपेंड नहीं कर रही। खैर अभी उसने लेंथ और विड्थ को डबल किया। बच्चों बताओ अगर लेंथ और विड्थ को अगर आप लोग डबल कर दो तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। भाई लेंथ भी डबल की विड्थ भी डबल की, एरिया 4 टाइम बढ़ गया। और डिस्टेंस उसने बता दिया कि आपने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी डबल कर दिया है। ओके डिस्टेंस को भी 2D कर दो। अब आपको न्यू कैपेसिटेंस ढूंढनी है। आइए नई कैपेसिटेंस में सी प्राइम लिखता हूँ, ये है ए एप्सिलॉन 0/d। अब नया एरिया कितना हो चुका है, 4A। मैंने लिखा 4A, यहाँ पे क्या आया एप्सिलॉन 0, और डिस्टेंस बताओ बच्चों नया कितना हो चुका है, 2D। तो जो ही आप चीजें कैंसल आउट करोगे तो जो नई कैपेसिटेंस आ रही होगी वो पहले वाली कैपेसिटेंस से इनफैक्ट कितने टाइम आ जाएगी, 2 टाइम आ जाएगी। सो योर आंसर विल बी 2C। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टोरी बता रहा हूँ कि अगर वो विड्थ की बजाय देर इज अ वर्ड सेपरेशन, देर इज अ वर्ड थिकनेस, अगर वो बोलता कैपेसिटर की प्लेट्स की
थिकनेस को हमने बढ़ा दिया है। तो बेटे थिकनेस को चेंज करने से क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फर्क पड़ता है, और ये जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी थिकनेस पे नहीं डिपेंड करी है, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डबल हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन आया, उसमें भी उसने यही किया कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज डबल्ड। एरिया आपने हर प्लेट का क्या कर दिया, डबल, while द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ। देखो अगेन एरिया और सेपरेशन की कहानी चल रही थी, तो अगेन आपको कैपेसिटेंस का वही फॉर्मूला यूज करना है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट दैट इज सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो ओवर क्या आएगा, डी आएगा। अब उसने बोला न्यू कैपेसिटेंस ढूंढो, तो बेटे न्यू कैपेसिटेंस के लिए उसने बोल दिया एरिया को क्या कर दिया, डबल, हर प्लेट का एरिया डबल कर दिया, 2a, और डिस्टेंस को उसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो स्टूडेंट डिस्टेंस की जगह पे आप डी बाय क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। 2 को इन्वर्ट करके ले जाएं ऊपर, तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 4, बाकी क्या बना, ए एप्सिलॉन जीरो ओवर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डी। और ये ए एप्सिलॉन जीरो ओवर डी क्या है, पुरानी कैपेसिटेंस। मालूम पड़ा जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो पहले वाली कैपेसिटेंस से कितने टाइम ज्यादा होगी, 4 टाइम। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, सो कैपेसिटेंस बिकम्स या इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो देखिए कैपेसिटेंस में आपको एक तो बेटे हर टॉपिक में ये समझ आ रहा होगा कि पर्टिकुलरली किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप उस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एग्जामिनर का जो है वो माइंडसेट जो है वो समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहे। यहाँ भी अगेन आखिरी लाइन पढ़ें तो आपको कैपेसिटेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको कैपेसिटेंस के तमाम पॉसिबल फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि मैंने बिल्कुल पहले क्वेश्चन में आपको बता दिए। खैर यहाँ पे बेटे आपको डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है, आपको एरिया ऑफ द प्लेट्स दे रखा है, और पोटेंशियल दे रखा है। पोटेंशियल तो फजूल है, आपको कैपेसिटेंस पता लगानी है। तो कैपेसिटेंस के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अच्छा ये फॉर्मूला फिलहाल यूटिलाइज नहीं हो सकता क्योंकि वी आर नॉट गिवन विद द चार्ज। हाँ पोटेंशियल तो दिया हुआ है, लेकिन और अभी कोई समझ नहीं आ रही कि हम चार्ज कैसे मालूम करें। तो देन वी विल गो विद एन अदर एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो ओवर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहां से उसने आपको एरिया बता दिया, हर प्लेट का एरिया बेटे उसने बता रखा है, वो 2 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया की जगह 2 लिखा। एप्सिलॉन जीरो आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू सब लोगों ने याद कर रखी है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 होगी। और स्टूडेंट्स डी क्या है, सेपरेशन, और सेपरेशन उसने बता दिया 2 मिलीमीटर है। बेटे 2 मिलीमीटर में मत लिखो, मीटर में लिखो, तो आप मिली की जगह क्या लिख सकते हो, -3 लिख सकते हो। तो कोई स्टिफ कैलकुलेशन नहीं है, चीजें बहुत आसान है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यूं ही इस -3 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव का 3, तो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -12, और प्लस कितना हो जाएगा 3, दिस कम्स आउट टू बी 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, और कैपेसिटेंस है तो यूनिट्स विल बी farad. So our right answer will be 8.85 10 raised to power -9 farad. तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन का क्वेश्चन हमारे पास कैपेसिटर के टॉपिक में से। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। 2013 यूएचएस में क्वेश्चन आया, यू आर गिवन विद द चार्ज स्टोर्ड दैट इज 5 माइक्रोफैरड, सॉरी दैट इज कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, और आपको पूछा गया व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड। देखो कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हुआ है और चार्ज स्टोर्ड पूछा हुआ है, तो आपको फौरी जो है वो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला रिकॉल करना है और वैल्यूज पुट करनी है। तो भाई चार्ज स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है वो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी वी होगा। सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई द कैपेसिटेंस जो कि हमें गिवन है 5 माइक्रोफैरड। बेटे माइक्रो का मतलब क्या होगा, 10 की पावर -6, और पोटेंशियल डिफरेंस हाउ मच दैट इज 12 वोल्ट। तो जो ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर विल बी 60 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और तमाम चीजें ऐसा यूनिट में पुट कर रहे हो, लिहाजा चार्ज का आंसर भी ऐसा ही यूनिट में यानी कूलॉम आएगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी स्टूडेंट 60 माइक्रो कूलॉम। देखो बड़े आसान आसान न्यूमेरिकल्स भी आ रखे, सिर्फ आपको कैपेसिटर से रिलेटेड तमाम जो है वो फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगेन स्टूडेंट देखो बार बार ज्यादा क्वेश्चन एनर्जी स्टोर्ड के आ रहे हैं, तो आपको एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए।
तो मैं यहाँ पे फिर से चाहूंगा आप रिकॉल करें एनर्जी स्टोर के फॉर्मूले। बताओ जल्दी से। 1/2 QV, 1/2 CV², 1/2 Q² over C, and 1/2 E² एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R AD। अब आपको समझ आ रहा है कि कौन से वाला फॉर्मूला कब यूज होना है। बेटे आपने पैरामीटर्स देखने कि आपको डाटा में कौन से पैरामीटर्स दे रखे हैं, आप उनको देखते हुए बआसानी जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने बताया कि हमारे पास 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ये जो 10 वोल्ट है स्टूडेंट्स, दिस इज द पोटेंशियल। और ये जो माइक्रो फैरड, फैरड क्या है, कैपेसिटेंस। और आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज एक्चुअली द एनर्जी स्टोर्ड। बताओ कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई। तो बेटे आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें V और कौन इन्वॉल्व है, C इन्वॉल्व है। तो बेटे आपको C और V की इन्वॉल्वमेंट वाला एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, 1/2 CV², क्योंकि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा है। तो सिंपली यू विल गो विद दिस एक्सप्रेशन। एनर्जी स्टोर के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, 1/2 CV²। Now you simply need to substitute the values। 1/2 कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटे दे रखी है 1 माइक्रोफैरड। माइक्रो माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶। और पोटेंशियल कितना है, 10। बट यहाँ पे मुझे 10 का लिखना है क्या भला, स्क्वायर। बच्चे तेजी में गलती कर देते हैं, V का स्क्वायर भी इन्वॉल्व है बच्चों। तो 1/2 कितना बनेगा, 0.5। यहाँ पे बना 10⁻⁻⁶, और ये बना 10⁻²। दैट कम्स आउट टू बी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। और एनर्जी स्टोर्ड है तो यूनिट्स विल बी जूल। बट आप लोग देखो उसने आंसर मिली जूल में लिखा हुआ है। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डेसिमल मजीद लेफ्ट साइड पे मूव कर जाता हूँ। तो ये होगा 0.05। और जितना लेफ्ट पे मूव करे उतना पॉजिटिव लिखना होता है। तो -4 पहले था, उसमें +1 लिख लो। आंसर किस में आएगा, जूल में। दैट कम्स आउट टू बी 0.05। 10⁻³ बचा बेटे, -3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, मिली लिख सकते हो। सो द एनर्जी स्टोर्ड इज 0.05 मिली जूल। और आपकी जरा सी गलती आपको आंसर से बहुत दूर ले जाएगी, क्योंकि तमाम के तमाम आंसर जो हैं दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। तो 0.5 मिली जूल, 0.05 मिली जूल, 5 मिली जूल, 50 मिली जूल। तो बड़े ध्यान से आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। अगेन यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके बच्चों, अब बड़ी सिंपल सी कहानी। पीएमसी 2020, पहली दफा यूएचएस के बाद पीएमसी ने आके अपना फिजिकल टेस्ट लिया 2020 में। तो वहां पे एक क्वेश्चन आया जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ओहम्स टाइम फैरेड इज इक्विवेलेंट टू। हमेशा स्टूडेंट्स बुक में जो टॉपिक से रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं वो जरूर करें। आपको, आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास पास पेपर में जो है वो सिंपली बुक के न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। और ये बुक की एग्जांपल है बेटे, और आपने टॉपिक के अंदर भी पढ़ रखा है कि हमने पढ़ा था कि जब भी आर और सी का प्रोडक्ट लेंगे, जब भी आर और सी का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा होगा, टाइम के बराबर आ रहा होगा। आर के यूनिट क्या है, ओहम। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, फैरेड। और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो हमें पता है जब भी ओहम को हम फैरेड से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा, सेकंड। तो वो यही पूछ रहा है, ओहम टाइम्स फैरेड, यानी ओहम टाइम्स का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। यानी जब भी आप ओहम को टाइम ओहम को फैरेड से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम्स का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी ओहम को फैरेड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर किसके बराबर आएगा, टाइम के बराबर आएगा। तो टाइम वाला कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल है जी, हमारे पास ऑप्शन अल्फा में रहा है टाइम। सिंपल क्वेश्चन बच्चों। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द कैपेसिटर, और फिर हम लोग इंशाल्लाह पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी इट इज क्वाइट सिंपल। इफ आर सी द टाइम कांस्टेंट इज 2 सेकंड। देखो आपकी दफा उसने आपको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, वो 2 सेकंड है। रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओहम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सी, और आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगेन इट इज रियली सिंपल एक्सप्रेशन। आर मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू क्या होगा, टी। रेजिस्टेंस यू आर गिवन विद द 1000 ओहम, तो रेजिस्टेंस की जगह लिखो बच्चों 1000 ओहम। कैपेसिटेंस उसने पूछी हुई है। चार्ज कितना है, दैट इज 2, सॉरी टाइम कितना है, 2 सेकंड।
तो ये बना 10⁻³ बन रहा है, उसको दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दो, तो ये 2/10⁻³ है, उसको ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा बेटे 2 × 10⁻³ कैपेसिटेंस है, तो यूनिट विल बी फेरेड। बट यहाँ पे तमाम के तमाम आंसर जो हैं वो माइक्रो फेरेड्स में लिखे हुए हैं। तो एक काम करो बच्चों, अभी फिलहाल डेसिमल इधर है, ये 2.0 है, मैं आसान करता हूँ, ये 2.0 है, ×10⁻³ फेरेड है। आप ऐसा करो, 3 डेसिमल इधर चले जाओ, 2, एक डेसिमल, दूसरा डेसिमल, तीसरा डेसिमल, देखो 3 डेसिमल इधर आ गए, और जितना राइट पे जाओ उतना माइनस लिखना है, तो -3 पहले है और 3 डेसिमल मजीद राइट पे मूव किए हैं, तो -3 मजीद करोगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो दैट कम्स आउट टू बी 2000 माइक्रोफैरड। अच्छा, आपको एक और बच्चों इंपॉर्टेंट कहानी नजर आ रही है कि समटाइम जब आप वैल्यूज पुट करोगे, जो आपका आंसर होगा वो उस फॉर्म में नहीं दिया होगा, आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपकी ये बड़ी क्विक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम लोग मिली को माइक्रो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ऊपर वाले में देखो, हमारा आंसर जो है वो मिली जूल्स में नहीं आ रहा था, हमारा तो कोई 10⁻⁻⁴ में आया था, बट उसने तमाम के तमाम आंसर किसमें दिए हुए थे, मिली जूल्स में। तो फाइनली हमने उसको मिली जूल में कन्वर्ट किया था। आपको ये कन्वर्जन्स के तरीके जो हैं वो आने चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक और इम्पोर्टेंट कहानी बता दी है कि यहाँ से, क्योंकि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, तो टाइम कांस्टेंट के बारे में आपको चंद एक इन्फॉर्मेशन जो है वो याद होनी चाहिए, जो कि साइड पे बेटे आपको टेबल में नजर आ रहा है। आपको सबसे पहले, जब भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है ना, जब भी चार्जिंग की बात करें, तो चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज बिल्ड होता है बच्चों, उसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 - e⁻⁻t/RC। ये किस चीज की इक्वेशन है? जब भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा उसके ऊपर कितना चार्ज बिल्ड हो रहा होगा स्टूडेंट, ये उस चीज की इक्वेशन है। अब अगली बात है, सब बच्चों ने याद कर रखा है कि भाई 1 RC के बाद कितना चार्ज स्टोर होता है, 63%। अब बेटे यहाँ पे आप टाइम पुट करते जाओ, जैसे मैंने अभी बताया कि इस फॉर्मूले में आप जो ही टाइम 1 RC पुट करोगे आपका आंसर 63% आ जाएगा। जो ही इस टाइम की जगह पे 2 RC पुट करोगे, आपका आंसर जो होगा, ये वैल्यूज याद कर लो बच्चों, जो ही आप टाइम दोगे कितना भला, 2 RC के जितना, तो तब जो चार्ज स्टोर्ड होगा स्टूडेंट, 2 RC के बाद जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 86% हो जाएगा। अगर आप 3 RC जितना टाइम दोगे तो 94% हो जाएगा, 4 RC इतना टाइम दोगे तो 98% हो जाएगा, 5 RC इतना टाइम दोगे तो 99% चार्ज हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि कैपेसिटर जो है वो लीनियरली चार्ज हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट जो टाइम है वो एक्सपोनेंट में मौजूद है, तो लीनियरली नहीं चार्ज हो रहा है। ये मत समझो कि 1 RC के बाद जब आप 2 RC पे या 1.5 RC पे जाओगे फुली चार्ज हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। 1 RC के बाद 63%, 2 RC के बाद 86%, और ये सारी वैल्यूज हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कहानी, अगर आपको बोले हम कैपेसिटर को फुली चार्ज करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो क्यू है ना, इसकी जगह पे बच्चों हम लोग लाना चाहते हैं क्यू नॉट, हम चाहते हैं सारा का सारा चार्ज स्टोर हो जाए। जब आप क्यू की जगह क्यू नॉट रख के सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से जो आपकी टाइम फैक्टर की वैल्यू आएगी ना, वो इन्फिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब है एक कैपेसिटर जो है वो कंप्लीट चार्जिंग में कितना टाइम लेता है, इनफाइनाइट टाइम लेता है, यानी कोई भी कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता। तो मैंने साइड पैच में एक इंफॉर्मेशन लिख दी है, जहां पे मैंने आपको बता दिया कि एक कैपेसिटर जो है वो फुल चार्जिंग में कभी भी फुली चार्ज नहीं होगा, यानी वो इनफाइनाइट टाइम ले रहा होगा। हाँ, कोई भी कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज स्टोर कर सकता है बेटे, 99% स्टोर कर सकता है। और 99% स्टोर होने में जो टाइम लगेगा बच्चों, वो आपको याद कर लेना है, वो 5 टाइम द टाइम कांस्टेंट लगेगा। ये तो मैंने चार्जिंग के बारे में। स्टूडेंट, ये तो हमने चार्जिंग की बात की, अब सम टाइम जो है वो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पूछ रहा होगा। तो अब जैसे मैंने ऊपर चार्जिंग की इक्वेशन लिखी थी, तो डिस्चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज बाकी बच जाएगा, हमें उसकी भी इक्वेशन लिखना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो रिमेनिंग चार्ज है डिस्चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज बाकी रह जाता है, ये उसकी इक्वेशन जो है वो आपके सामने है। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट e⁻⁻t/RC। ये Q कौन सा चार्ज है जितना बाकी रह गया। तो बेटे आपको मुख्तलिफ यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करते जाना है, और जो बाकी रहने वाला चार्ज है वो आपके पास आता जाएगा। तो अगर आपको सवाल आए कि 1 RC के बाद कितना चार्ज बिल्ड हो जाएगा, तब तो आपका आंसर होगा 63% बिल्ड हो जाएगा। अगर पूछे 1 RC के बाद जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो 1 RC के बाद कितना रह जाएगा, तो बेटे 1 RC के बाद 63% तो डिस्चार्ज हो जाता है, तो बाकी कितना बचता है, 37%, 37%।
बोले 2 RC के बाद बेटे ऊपर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, इसमें आपने सिंपली वैल्यूज पुट करते जाना है। टी की जगह 2 RC पुट करोगे तो आपको समझ आएगा कि 2 RC के बाद बाकी चार्ज 13% रह जाएगा, 3 RC के बाद 5% रह जाएगा, 4 RC के बाद 1.8% रह जाएगा, और 5 RC के बाद उस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो 0.6% रह जाएगा। और ये किसी भी कैपेसिटर पर रह जाने वाला कम से कम चार्ज है, यानी कोई भी कैपेसिटर कभी भी फुली डिस्चार्ज नहीं होता स्टूडेंट्स। उस पे जो मिनिमम चार्ज है वो 0.6% रहेगा ही, और इतना चार्ज आने में टाइम कितना लगेगा, 5 RC के जितना लग रहा होगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो कैपेसिटर के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए। मैंने बताया हमने क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है। तो अब हमारे पास चंद पास पेपर के सवाल जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक से आए हुए हैं, तो यहाँ भी आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए होगी। जैसे आप इस टॉपिक को सुन रहे होगे, इंशाल्लाह आपको इससे रेलिवेंट तमाम तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और आपको इसके ट्रिक्स जो हैं वो पता चल रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो आइए सवाल की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। उसने बोला अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द की वर्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये है, फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल विच क्वांटिटी हैज कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू। आपको ऐसी क्वांटिटी ढूंढना है जो नंबर एक में, यानी यू आर गोइंग टू फाइंड दैट क्वांटिटी जो नंबर एक में, तो याद रखो कि क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी उसकी वैल्यू ना बदल रही हो, कोई ना कोई वैल्यू आ रही हो और वो वैल्यू चेंज ना हो रही हो, और जो वैल्यू आनी चाहिए वो जीरो नहीं आनी चाहिए। दैट शुड हैव नॉन जीरो वैल्यू, यानी आपको ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जो कांस्टेंट भी हो और उसकी वैल्यू जीरो भी ना आ रही हो। तो आइए वन बाय वन ऑप्शन में चलते हैं। जैसे ऑप्शन अल्फा में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन। आपको पता है बेटे, यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दिया, तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो लॉन्ग द फील्ड जाएगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये जाता किधर भला, ऑपोजिट टू द फील्ड। ठीक है, तो फिलहाल समझ लो ये पॉजिटिव है तो ये जा रहा है लॉन्ग द फील्ड। अब बताओ मूविंग चार्ज, इसकी वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें एक्सेलरेशन तो होगा। आइए उस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने बता रखा है कि जब भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज एक्चुअली द फोर्स ओवर मास। अब बेटे फोर्स जो है वो आपको पता है, जब भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो कितनी फोर्स लगती है। आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्यू ई। सबको पता है ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा। तो ये अभी तक हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ चुका है। अब हमने पहली बात तो ये देखनी है कि इसकी वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो। तो बेटे कोई ना कोई चार्ज भी है, उसकी वैल्यू पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अगर दी हुई है वो भी पुट करोगे। जब मैथ पुट करोगे तो नंबर एक में तो याद कर लो कि एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, और आपको पता है जब भी फोर्स लगती है एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं होने वाला, जीरो है, नॉन जीरो है। अब अगला सवाल है, हमें चेक करना है कि क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे गौर करो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू ई ओवर एम। अब आपको पता है उस चार्ज पार्टिकल का मैस और चार्ज तो बदलने वाले नहीं, मैस भी उतना ही रहेगा, चार्ज भी उतना ही रहेगा। अब ऊपर से सवाल की स्टेटमेंट में पढ़ो, उसने बताया इट हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदल रहा, इसका मतलब है ये तीनों फैक्टर ही नहीं बदल रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, कांस्टेंट आ रही है, और दूसरा उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यानी नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा क्या भला, अल्फा। अब बच्चे कहते हैं बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, तो जल्दी से बाकी ऑप्शंस का भी क्विक ओवरव्यू ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, नहीं बेटे डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट नहीं रहता, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है। जैसे मैं पॉजिटिव प्लेट के करीब रखूंगा ना, तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव प्लेट से दूर जाता रहेगा, यानी ये इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा है, और जब ये इनिशियल से दूर जा रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हमने कोई क्वांटिटी पढ़ नहीं रखी। अब वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती बच्चों। फॉर एग्जांपल जब मैंने इसको बिल्कुल प्लेट के करीब रखा था तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो थी, मैंने जस्ट उसको प्लेस किया है। अब पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी, तो अब इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या करना शुरू कर देगी बच्चों, बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसने तो पूछा था ऐसी क्वांटिटी ढूंढो जो चेंज ना हो रही हो, कांस्टेंट रह रही हो। तो बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह रही, वेलोसिटी तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लिहाजा हमारा जो राइट आंसर होगा वो अल्फा होगा। ओके, अब चलते हैं बच्चों यूएचएस 2022 का आया हुआ एक और क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन पोटेंशियल के टॉपिक से है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इफ द इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट टेक्स 100 जूल ऑफ एनर्जी
टू मूव द 2 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा बच्चों, आपको बड़ी सिंपल कहानी है, आपने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। एक तो आपको सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर आपको ये बता दिया जाए कि एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाने में इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रही है जो कि उसने दे रखी है। स्टूडेंट्स, एनर्जी कितनी है? 600 जूल है। मैंने एनर्जी की जगह 600 जूल लिखा। चार्ज कितना है स्टूडेंट? दैट इज 2 कूलम। तो चार्ज की जगह में आप लोग लिख रहे होगे कितना भला? 2 कूलम। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 300, चूंकि सारी चीजें ऐसे यूनिट में पुट कर रहे हो लिहाजा आपका आंसर जो आएगा वो भी ऐसा यूनिट में आएगा। लिहाजा हमारा राइट आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स? 300 वोल्ट होगा। ओके, दैट वाज रियली सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द पोटेंशियल। अब बेटे पीएमसी 2020 में भी एक क्वेश्चन आया और 2019 में भी क्वेश्चन आया। वो दोनों के दोनों क्वेश्चन डिस्टेंस के थे। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, मैंने बताया मैं टॉपिक का ओवरव्यू भी दे रहा हूँ। तो नंबर एक में याद रखो बेटे, जब भी आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल पता लगाना है, जब भी पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ऊपर बताया हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने पता लगाना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगा। बट अगर बच्चों आपको क्या पता लगाना है? पोटेंशियल पता लगाना है, तो उसका फॉर्मूला सुन लो। वो होता है के क्यू ओवर आर। ओके, तो बेटे दो तीन चीजें याद कर लो। पोटेंशियल जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नंबर एक में ये याद कर लो, एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और नंबर दो में बेटे जब के इन्वॉल्व हो गया ना तो ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो दूसरी बात सुन लो कि ये मीडियम डिपेंडेंट है। ओके, दो बातें हो गई। अच्छा बच्चों, जल्दी इस फॉर्मूले में बताओ जो पोटेंशियल है उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन, अगर मैं डिस्टेंस को दो गुना बढ़ा दूं, डिस्टेंस को अगर हम दो गुना बढ़ा दें तो पोटेंशियल ने बढ़ना नहीं है, कम होना है। जितने गुना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल उतने टाइम से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वोल्टेज दो गुना कम हो जाएगा। अगर बोले डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया है तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स वो 3 टाइम्स क्या हो रहा होगा? कम। ओके, अब मैं आगे जाऊंगा तो मैं ये बता रहा हूँ कि कभी कभार ग्राफ भी आ रहे होते हैं। तो बेटे बताओ वी और आर का क्या रिलेशन है? इनवर्स। और जब भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाए, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स होता है, वैसे ही वी का और आर का क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो जब भी वी और आर के बीच में ग्राफ बनाए तो दैट ग्राफ शुड बी या कर्व। तो वी और आर के बीच का ग्राफ पूछे तो ऐसा बनेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स वो आपसे वी और 1/r के बीच में ग्राफ पूछे तो आपको पता है वी और 1/r का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये सिंपल कहानियां हैं। और एक छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ बेटे, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस एक आध दफा नाउन्स में आया हुआ है कि समटाइम वो छोटे छोटे सफियर्स को मिला के एक बड़ा सफियर बनाएगा और पूछेगा इस बड़े सफियर का पोटेंशियल कितना होगा। तो जब भी एन सफेरिकल ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक बड़ा सफियर बनाए तो बड़े स्फेयर का फॉर्मूला सुनने बेटे, एन रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? वी। एन क्या चीज है मैं बता देता हूं। यहाँ पे एन है जितने नंबर ऑफ सफेयर्स को आप कंबाइंड कर रहे हो, नंबर ऑफ सफेयर्स जिनको आप कंबाइंड कर रहे हो। तो मतलब ये भी ट्रिक याद कर लीजिएगा। अभी टाइम नहीं है क्वेश्चन बताने का, नहीं तो क्वेश्चन बताता। खैर, अब सवाल की तरफ आते हैं पोटेंशियल के। अब उसने बोला क्वेश्चन इज रियली सिंपल। उसने बोला कि इफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज इज 1 वोल्ट। आप एक चार्ज से 1 मीटर के फासले पे चले गए और वहां पे पोटेंशियल कितना मिल रहा है आपको? 1 वोल्ट मिल रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द सेम चार्ज? लो जी बच्चों, बड़ी ही सिंपल कहानी है। आपने क्या किया, उसी चार्ज से पहले एक चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पे गए, अब उसी चार्ज से 2 मीटर पे चले गए। बताओ, मैंने अभी बताया कि अगर पहला डिस्टेंस कितना था? दैट वाज 1 मीटर। स्टूडेंट, जो पहला वाला डिस्टेंस था वो 1 मीटर था। तो कोई ना कोई पोटेंशियल था, चलें उसका नाम, हाँ उसकी वैल्यू उसने बता दी है। कितना था? 1 वोल्ट था। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा ये क्वेश्चन है। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो आपने अभी पढ़ा है जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इट मीन्स जो नया पोटेंशियल आएगा वो पहले से हाफ आएगा।
स्टेटमेंट पे आप वापस जाओ तो उसने बताया जो पहला पोटेंशियल था वो 1 वोल्ट था। अब बताओ कितना होगा। अब बेटे 1/2 वोल्ट होगा, और 1/2 वोल्ट को आप सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 0.5 वोल्ट। सो आंसर विल बी रियली सिंपल, 0.5 वोल्ट वुड बी द राइट आंसर, जो कि है डेल्टा। ओके बच्चों, 0.5 वोल्ट इज द राइट आंसर, जो कि हमारा कौन सा बन रहा है, डेल्टा वाला ऑप्शन बन रहा है। ओके चलें बेटे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट फ्रॉम अ चार्ज इज ई एंड द पोटेंशियल इज वी। आप एक चार्ज से कुछ खास फासले पे चले गए, और उस फासले पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल रही है, ई मिल रही है, और पोटेंशियल कितना मिल रहा है, वी मिल रहा है। What is the electric potential at a point from the same point charge where electric field strength is E by 4? अच्छा, अब सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बच्चों हमारे पास चार्ज है, उससे कुछ खास डिस्टेंस पे चले गए। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि लेट्स सपोज उस डिस्टेंस का नाम R है। जब आप उससे R डिस्टेंस पे गए ना, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। चलो मैं इस पॉइंट का नाम A रख देता हूँ। बट उसने बोला जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे ना, तो यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल है वो V है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, E है। चलें ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब वो बोल रहा है आप इस चार्ज से किसी और पॉइंट पे चले गए। उस और पॉइंट का नाम मैं B बोल देता हूँ। उसने बोला जब आप इस पॉइंट पे गए ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से 4 गुना क्या हो गया, कम हो गया। बताओ इस नए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। ओके, अब बच्चों दो बड़ी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। बेटे पहली स्टोरी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में जान लो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जल्दी सोच के बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम कम हुआ है। बेटे बड़ा है या कम हुआ है, पहले तो देखो कम हुआ है। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हुआ है तो डिस्टेंस क्या करा होगा, बड़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम कम हुआ है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 4 टाइम कम हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 4 टाइम कम हुआ होगा जब डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम इंक्रीज किया होगा। एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर मैं डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दूं, अगर मैं इस चार्ज से डबल डिस्टेंस पे चला जाऊं, मेरा सवाल ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटे आपने पढ़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 टाइम कम आ रहा है। हाँ, अब उसने ये नहीं बताया डिस्टेंस कितना बढ़ गया है, लेकिन उसने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम हो गया है। तो बेटे आपको फौरी ये सोचना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम हो गया है, तो लाजमी तौर पे डिस्टेंस जो होगा वो 2 टाइम्स बढ़ गया होगा। और अगर ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस R था, तो जो नया पॉइंट जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसका डिस्टेंस लाजमी तौर पे बच्चों कितना होगा, 2R होगा। अब आपने नए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल पता लगाना है। आपको पता है जो पोटेंशियल है उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। अब डिस्टेंस कितने गुना बढ़ गया, 2 गुना, और वो आपने पता लगा लिया कैसे बढ़ा। और डिस्टेंस 2 गुना बढ़ेगा तो जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर, बी वाले के ऊपर अगर आप पोटेंशियल पता लगाओगे तो योर आंसर विल बी V/2। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये भी कहानी याद करना है। सिंपल न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ये आपके पास स्क्रीन पे शो होने जा रहा है क्वेश्चन का नंबर। UHS 2018 में सिंपल क्वेश्चन आया बेटे। आपको पोटेंशियल पूछा हुआ है, चार्ज दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है। तो बेटे पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला है कि Q/R। चार्ज की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू सबको याद है, दिस इज द कूलॉम्स कांस्टेंट, 9 × 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू बेटे उसने बता रखी है दैट इज 2 माइक्रो कूलॉम। माइक्रो की जगह पे यू विल बी राइटिंग -6। और स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है वो उसने आपको बता रखा है दैट इज 1 मीटर। तो डिस्टेंस की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 मीटर। सो इट्स रियली सिंपल स्टोरी, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 आएगा, साथ में 10 की पावर बेटे प्लस का 9 और माइनस का 6, तो कितना बचा, प्लस का 3 बच रहा है। और ये आ रहा है वोल्ट में। और अगर आप एक डेसिमल इधर आ जाओ, सम टाइम उसने अमेंडेड फॉर्म में लिखा होगा बेटे, 3 वाली पावर कोई भी नहीं आपको आंसर में नजर आ रही है, तो एक डेसिमल इधर आ जाओ बेटे, क्या कितना बनेगा, 1.8। जितना लेफ्ट में जाओ उतना पॉजिटिव लिखना होता है, तो एक डेसिमल लेफ्ट में गए हो तो 3 में एक ऐड कर दो, तो कितना आएगा, 4।
और पोटेंशियल है तो यूनिट्स विल बी वोल्ट। तो लें जी, सिंपल पोटेंशियल का जो है वो न्यूमेरिकल आया हुआ है आपके सामने बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था 2010 का। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कौन सा फॉर्मूला जो है जो वो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को। तो बेटे आपके पास बड़ा फेमस फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये डेल्टा V ओवर डेल्टा R के बराबर होता है। अब यहाँ से डेल्टा R की जगह अगर आप D लिख दो तो E इज इक्वल टू सिंपल होगा क्या भला, डेल्टा V ओवर D। तो अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। आप ऐसा करो, डेल्टा वी की वैल्यू पता लगाओ बेटे। डेल्टा वी की वैल्यू पता लगाओगे तो जो डेल्टा वी की हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट, दैट कम्स आउट टू बी ई डी आ जाएगी। तो देखो ऑप्शन अल्फा में हमारे पास लिखा हुआ है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। आप अब बाकी किसी भी फॉर्मूले को देखोगे तो आपका आंसर सही नहीं आ रहा होगा। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे, समटाइम ना आपको छोटी छोटी डेफिनेशन जो है वो इग्नोर नहीं करनी। तो सिंपल डेफिनेशन आ रही होती हैं, जैसे यहाँ पे देखो, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सवाल ये है, परेशान होने की जरूरत नहीं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी मैं बेटे थोड़ी देर पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस की आ, ये डेफिनेशन बता के आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जितनी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान मूव करवाने में वर्क करना पड़ेगा या एनर्जी देना पड़ेगी। तो दिस इज द सिंपली डेफिनेशन ऑफ द, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द क्या भला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, टू पॉइंट्स। ये उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, और कोई ऑप्शन हमारे पास बनेगा नहीं बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असल में तो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट से, लेकिन थोड़ा सा पोटेंशियल रिलेटेड है तो इस लिहाजा मैंने इसको यहीं पे प्लेस कर दिया। हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज सर्किट। बेटे बार बार शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, ये वाली चीजें आ रही होती हैं। तो बेटे एक बात सुन लो, अ, जो क्लोज सर्किट है, जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो करंट को गुजरने दे रहा होगा। इसका मतलब है उस टाइम सर्किट में कोई रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर, मतलब स्विच जो है वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा होगा। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। तो अगर वोल्टेज मैं पूछूं तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, आई आर होगा। और स्टूडेंट्स आई ऐसे लिखो, रेजिस्टेंस की जगह में क्या लिखो, 0। तो आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा वो भी कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। लेकिन अगर वो क्लोज्ड स्विच की बजाय ओपन स्विच बोलता बोलता ओपन स्विच के केस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। तो बेटे ओपन स्विच क्या होता है, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस होएगी इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा लार्ज। मतलब ओपन स्विच की मैं बात कर लूं तो रेजिस्टेंस होगी इन्फिनिटी, और जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो भी कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स, दैट विल आल्सो बी इनफाइनाइट। तो अगर ओपन स्विच होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप इनफाइनाइट होगा, और क्लोज स्विच होगा तो 0 होगा। ओके बच्चों, ये थोड़ा इसको हम लोग अरेज कर लेते हैं, ये गलत जगह पे लिखा गया। चले खैर, अगला सवाल, ये भी 2022 का है सवाल, और बच्चे इसको लेके भी थोड़ा परेशान थे, और इसका भी काफी सारे बच्चों ने गलत आंसर किया था। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटे क्वेश्चन में उसने बोला कि जो गॉसेस लॉ है, जो गॉसेस लॉ है, दैट कैन नॉट बी यूज टू फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। बताओ गॉसेस लॉ की मदद से कौन सी क्वांटिटी फाइंड नहीं कर सकते। बेटे आइए गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं। गॉसेस लॉ ये बोलता था कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या भला, 1/एप्सिलॉन 0 टाइम द टोटल चार्ज इन क्लोज बाय दैट सरफेस। अब आप सबको आइडिया है कि इस फ्लक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए लिख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गॉसेस लॉ जो है बच्चों, वो किस चीज के लिए यूज हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाने के लिए यूज हो रहा होता है। और आपने इवन अपनी बुक में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, तो ये तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो हम ढूंढ रहे होते हैं, और वहां पे हम तमाम चीजों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ढूंढने के लिए बेटे क्या यूज कर रहे थे, गॉसेस लॉ यूज कर रहे थे। तो पूछ रहा है गॉसेस लॉ की मदद से क्या फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। बेटे ऑप्शन अल्फा को देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटे वो तो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। आपको मैंने बताया तमाम जगहों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पता लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ही नाम है।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ही नाम है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और नाम है, ये तो अल्फा और बीटा तो सेम ऑप्शन है। चार्ज, हाँ चार्ज भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये तो पता लगा सकते हैं। अब इसमें राइट ऑप्शन होगा परमिटिविटी। अब बच्चे कहेंगे सर वो भी तो फॉर्मूले में आ रही है ना। तो बेटे परमिटिविटी हम गॉसेस लॉ की मदद से नहीं पता लगाते, ये तो मीडियम की प्रॉपर्टी है। वो हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, मतलब गॉसेस लॉ की मदद से नहीं ये फाइंड आउट की जा रही होती। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दैट इज परमिटिविटी, दैट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। बट ये मैंने चंद एक सवाल बताया आपको पोटेंशियल के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी काफी सारे क्वेश्चन मैंने बोला एज इट इज बुक के न्यूमेरिकल जो हैं वो भी आए हुए हैं। तो बेटे ये आपके सामने 2020 पीएमसी का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक सवाल आपके सामने है। सवाल ये है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल, अब ऑप्शन है इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी, कब, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बताओ डाइलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है। बच्चों सुन लो, जिस जिस चीज में कूलॉम्स कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, जैसे कूलॉम फोर्स है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जहां जहां कूलॉम कांस्टेंट इन्वॉल्व है ये मीडियम डिपेंडेंट है, लिहाजा मीडियम रखने से फर्क पड़ना है। और एक बात याद रखिएगा, जो मीडियम का केस होता है उसमें कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है, किससे भला, वैक्यूम से। मैं आपको बता दूं कि मीडियम रखने से कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो कूलॉम कांस्टेंट कम होगा तो फोर्स भी बच्चों क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और अगर डाइलेक्ट्रिक मौजूद हो जाए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैंने तमाम पॉसिबल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो आपको एक दफा नजर से तमाम फॉर्मूले गुजरे होने चाहिए। एफ ओवर क्यू नॉट भी हो सकता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर भी हो सकता है। और अगर हम यूनिट वेक्टर की जगह पे लिख दें क्या भला, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम यूनिट वेक्टर की जगह लिखते हैं बेटे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फ्लक्स वाले से, फाई इक्वल टू ई डॉट ए से। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, और ये फॉर्मूला गॉसेस लॉ से आ गया बच्चों, गॉसेस लॉ से हमने सिंपली ई की वैल्यू जो है पता लगा दी। तो खैर बच्चों ई के कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जैसे दूसरा और तीसरा फॉर्मूला जहां पे कूलॉम कांस्टेंट इन्वॉल्व है। और मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि जहां पे कूलॉम कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा वो मीडियम डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो कूलॉम फोर्स अगर मीडियम डिपेंडेंट है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मीडियम डिपेंडेंट होगी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मीडियम रखने से कम हो रही होती है। तो मीडियम के केस में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो ई वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर होगी। तो याद रखो बच्चों, मीडियम रखने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज ई, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बेटे डिस्टेंस को वेरी करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछ रहा है, दो प्लेट्स हैं, उसने बोला दो प्लेट्स के बीच में कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस था, चलें उस डिस्टेंस का नाम मैं डेल्टा आर बोल लेता हूँ बच्चों, और वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा था। डिस्टेंस था लेट्स सपोज डेल्टा आर, और स्टूडेंट्स कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही थी, ई आ रही थी। अब उसने बोला डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ई इज इक्वल टू क्या भला, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि अगर जो नया डिस्टेंस है उसको मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं पुराने वाले से। उसने बोला जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज दैट इज रिड्यूस टू हाफ। तो बताओ अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है बच्चों, इस फॉर्मूले में अगर मैं डेल्टा आर की जगह पे डेल्टा आर पे टू पुट करूंगा तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पुराने वाले से कितना आ जाएगा, दो गुना ज्यादा आ जाएगा। लिहाजा हमारा जो आंसर होगा बच्चों दैट विल बी टू। ओके, मैंने बच्चों बताया कि सम टाइम एज इट इज बुक के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं। तो ये हमारी बुक का न्यूमेरिकल है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो है वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है। थोड़ा लेंथी सोल्यूशन था, कुछ बच्चों ने आंसर रट्टा मारा हुआ था उन्होंने आंसर कर लिया, लेकिन आपने हमेशा सॉल्व करना है। अब पहले सवाल सुन लो बेटे, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। आइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट की, स्टूडेंट्स आइए सवाल की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उसने हमें बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता लगानी है एक ऐसे पॉइंट पे जिसका हमें पोजीशन वेक्टर जो है वो दे रखा है और हमें चार्ज जो है वो भी दे रखा है।
तो स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो पढ़ रखा है। पहले वो फॉर्मूला लिख दूं, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। लेकिन अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यू विल हैव टू प्लेस द पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब सवाल क्या है, हमारे पास एक 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, वो रीजन पे पड़ा हुआ है और उससे कुछ फासले पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट का डिस्टेंस नहीं बताया हुआ, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों बता दिया हुआ है। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या पता लगाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें पोजीशन वेक्टर तो दे रखा है बट वी आर नॉट गिवन विद द यूनिट वेक्टर। तो पहले ऐसा करो, ये यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर मालूम करने का तरीका क्या होगा, यू विल बी डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप वेक्टर को डिवाइड कर रहे होगे बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेक्टर, वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। स्टूडेंट्स आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, वी कैन इजीली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ई की जो वैल्यू है वो के कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन लेंथी है तो मैं इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ, आसानी से सॉल्व कर लें। चार्ज बच्चों हाउ मच दैट इज 5 माइक्रो कूलम। ओके, माइक्रो की जगह -6 लिख दिया। अब आर है डिस्टेंस, मैंने बता दिया इस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट, जितनी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और वो कितनी थी 5। तो डिस्टेंस की जगह आप क्या लिख दोगे 5, उसका क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, और साथ में आ गया यूनिट वेक्टर। बेटे यूनिट वेक्टर की जगह आप लिखोगे वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर पता लगाया, वही वैल्यू इधर पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखें, यहाँ से क्या बच रहा है बच्चों 9, और साथ में 10 की पावर देखें 9 और -6, तो ये बनेगा 10 की पावर +3 बचेगा। बेटे +3 की वजह से मैं यहाँ पे 3 जीरोस लगा सकता हूँ। डिवाइडेड बाय कितना आ गया 25, और बाकी यहाँ पे क्या बचा हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप। अब आपने साइड पैच में जाके 9000 को 25 से जैसे ही डिवाइड करोगे ना, योर आंसर विल बी 360। तो ये ब्रैकेट से बाहर जो फैक्टर है इसका आंसर 360 आ जाएगा। बाकी सिंपली अब आपने इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 360 को जब 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 1440 i कैप हो जाएगा, और 360 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 क्या हो जाएगा j कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लिहाजा यूनिट्स कैन बी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, तो उसने न्यूटन पर कूलम में दिए हुए हैं। लिहाजा हमारा जो आंसर होगा वो चार्ली होगा 1440 i कैप प्लस 1080 j कैप, एज इट इज बुक का न्यूमेरिकल है जो आया हुआ है। अब बेटे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में से चंद एक दफा उसने बेस यूनिट्स भी पूछे। अब वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेस यूनिट्स में कैसे लिखेंगे। अब बेटे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बेस यूनिट लिखने की कोई मुश्किल बात नहीं है। ई का फॉर्मूला उसने वैसे बता दिया, लेकिन नहीं भी पता हो तो ई इज इक्वल क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अब फोर्स की जगह लिखो MA, ओके, और चार्ज की जगह लिख लो Q। बेटे मैस के, अब मैं यूनिट्स लिखने जा रहा हूँ फॉर्मूले के बाद। मैस के यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम, एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चार्ज के यूनिट, बेटे चार्ज के यूनिट होते हैं एम्पेयर सेकंड। कूलॉम होता है उसको एम्पेयर सेकंड लिख सकते हैं, सबको पता है कैसे भरा। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा आई मल्टीप्लाई बाय टी होगा। तो क्यू के यूनिट है कूलॉम, और यहाँ पे एम्पेयर इंटू सेकंड। तो चार्ज के जहां भी यूनिट कूलॉम आ रहे हैं बच्चों वहां पर एम्पेयर सेकंड लिख सकते हैं। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, सेकंड को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर, और एम्पेयर ऊपर जाएगा, या पहले सेकंड को ऊपर ले जाओ तो -2 पहले ही है, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेकंड कितना हो गया -3, और एम्पेयर को भी ऊपर ले जाएं तो वो कितना हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर सेकंड -3 एम्पेयर -1, सो अल्फा विल बी आवर राइट आंसर। आपको बेस यूनिट्स में भी लिखना आना चाहिए। ओके, अब अगला सवाल बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑपोजिट टू द फील्ड एट अ सर्टेन एंगल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटे आपने बहुत दफा पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो ये आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक
फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन फोर्स वाली होगी, तो लिहाजा ये लॉन्ग द फोर्स होगा। ओके, मैंने बताया बेसिक डेफिनेशन आ रखी है बच्चों। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो डेफिनेशन है किस चीज की भला? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो है दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। पीएमसी सॉरी यूएचएस 2022 में एक क्वेश्चन आया, दैट वाज द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो उसने पूछा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बट बच्चों वन बाय वन स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ व्हाइल द ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट। नहीं, ये गलत है बेटे। दोनों की दोनों फोर्सेस जो हैं ये दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही होती हैं। मैंने बताया आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, तो ये मैंने साइड पेज में एक टेबल लिख दिया जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला देखो, तो ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2/r² लिखोगे, तो वो भी तो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है ग्रेविटेशन, जबकि वो है वो नहीं। बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स आर रिपल्सिव इन नेचर, गलत। बेटे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है। तो बोल रहा है दोनों ही रिपल्सिव हैं, गलत। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकर फोर्स देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैंने साइड बैच में कंपैरिजन भी कर दिया है। मैंने बोला है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स है और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक वीक फोर्स है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जब आप ग्रेविटेशन फोर्स की कैलकुलेशन करते हो ना, तो वहां पे आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा होता है जी, थोड़ा जूम आउट कर लें इसको, रुके। बेटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है एफ इज इक्वल टू, या अगर ग्रेविटेशन फोर्स पता लगाएंगे तो G m1 m2/r²। तो यहाँ पे ये जो G है इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। तो जब ओवरऑल इस छोटे फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और भी स्मॉल हो जाएगा। जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसमें जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है जिसको आप सॉरी जिसको आप कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते हो, तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा लार्ज है। उसकी वैल्यू आप सब लोगों ने पढ़ रखी है, पास पेपर में आई भी हुई है। जो के की वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁻9 होती है। तो इस वजह से आपको ये कंपैरेटिवली बहुत ही लार्ज मिलती है, तो ये सही है। और डेल्टा ऑप्शन सही नहीं है। बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स के लॉ, नहीं ये दोनों की दोनों इनवर्स के लॉ जो है वो फॉलो कर रही है। लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट? दैट विल बी चार्ली। तो ये मैंने तमाम पॉइंट्स बेटे पुट कर दिए हैं, आप इनको देख के सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन अगेन बड़ा सिंपल। द वैल्यू ऑफ द कूलॉम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। तो आपको पता है जो के की वैल्यू है कूलॉम्स कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड कर रही है? बेटे बुक में बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है कि ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो ये सिस्टम ऑफ किस पे भला? यूनिट्स पे। और बच्चों दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड कर रही होती है। ये दोनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि हमारे पास जो है वो के की वैल्यू कितनी होगी। और आपने पढ़ा था कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा हो? एसआई हो। और मीडियम कौन सा हो? फ्री स्पेस या वैक्यूम हो। तो फिर जो के की वैल्यू आती है वो भी सबने याद कर रखी है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और जब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट करोगे तो के की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट्स आपने याद कर रखी हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये 2018 में आया, अगेन वो के की वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी अभी आपने पता लगाया कि जो के की वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ होती है और यूनिट्स यहाँ पे लिख रखे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये भी बड़ा सिंपल सवाल था बच्चों। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2017 में आया, ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा होता है, तो आपको ग्राफ के बारे में नाउ हाउ जो है वो स्टूडेंट्स होनी चाहिए। अब उसने पूछा कि अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अदर पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्जन, विच ग्राफ शोज द फोर्स टू द डिस्टेंस। सवाल क्या है? एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज, चले मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये एक और चार्ज है Q2। दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का नाम मैं x रख लेता हूँ। और दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स भी लग रही है। अगर आप उस फोर्स का फॉर्मूला लिखो तो बनेगा K
Q1 Q2 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, ये जो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स है, ये डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाओ, स्टूडेंट्स अगर दो चीजों के बीच में ग्राफ पूछा जाए, एफ और एक्स स्क्वायर के बीच में ग्राफ पूछा जाए, तो दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है, इनवर्स। और मैंने आपको बताया इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जैसे प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स होता है, तो ऐसा कर्व बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाओ, किस किस चीज के बीच में, एफ के बीच में, और एक्स स्क्वायर छोड़ो, वन ओवर एक्स स्क्वायर के बीच में बनाओ। चले हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट दो चीजों के बीच में, फोर्स और एक्स स्क्वायर के बीच में नहीं, बल्कि वन ओवर एक्स स्क्वायर के बीच में। तो फोर्स का और वन ओवर एक्स स्क्वायर का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, एंड दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन ये था कि हमें मुख्तलिफ ग्राफ जो है वो दे रखे हैं, बताओ इनमें कौन सा ग्राफ जो है वो सही है। तो ऑप्शन अल्फा तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि एफ और एक्स स्क्वायर का क्या रिलेशन है, इनवर्स है। तो इसका ग्राफ इनफैक्ट इस तरह का बनना चाहिए था। अगर आप एफ का और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते, तो वो इस तरह का इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। तो ये तो गलत हो गया। अच्छा बीटा ऑप्शन देखें, एफ और वन ओवर एक्स का इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, गलत है। बोला एफ का और वन ओवर एक्स का ग्राफ बनाओ, तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन तभी आता है जब दो चीजों का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। तो क्या एफ का और वन ओवर एक्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, गलत। एफ का और वन ओवर एक्स स्क्वायर का है, तो लिहाजा बीटा वाला भी गलत। हाँ चार्ली सही है, एफ और वन ओवर एक्स स्क्वायर दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। और ये इनवर्स बन रहा है, और इनवर्स का ग्राफ जो है वो इस तरह का नहीं आना था, ये भी कर्व आना था, लेकिन ये वो वाली ज्यादा स्टीप होनी थी, ये कम स्टीप होनी थी। खैर राइट ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा बच्चों, चार्ली, एफ और वन ओवर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा दैट विल कंपैरेटिवली अ स्ट्रेट लाइन। ओके, कूलॉम लॉ में 2017 जो यूएचएस का पहला टेस्ट हुआ, उसमें एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कूलॉम फोर्स है, एक चार्ज दे दिया, दूसरा चार्ज नहीं दिया, लेकिन फोर्स बता दी कितनी लग रही है, और डिस्टेंस भी बता दिया। तो उसने बोला चार्ज बताओ, तो दैट्स रियली सिंपल स्टोरी। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब देखो आपको Q2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बेटे पहले तो Q2 को आइसोलेट कर लो। Q2 की वैल्यू आएगी वो F मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर, ओवर क्या आ जाएगी K, इंटू क्या आ जाएगा Q1। सिंपल कहानी है। फोर्स उसने बता रखी है, हाउ मच, दैट इज 2 न्यूटन। तो F की जगह में लिखोगे 2 न्यूटन। डिस्टेंस उसने बताया 3 मीटर है। स्टूडेंट थ्री, थ्री है आर की वैल्यू, लेकिन उसका स्क्वायर आ रहा है, तो थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। ओवर, बेटे के की वैल्यू सबको पता है, 9 × 10⁻⁹ और स्टूडेंट्स जो Q1 चार्ज है वो हमें दे रखा है, दैट इज 1 कूलम। ये 9 और 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस 9 को ऊपर ले जाओ, तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 × 10⁻⁹ कूलम जो होगा वो राइट आंसर होगा। सो द राइट आंसर विल बी चार्ली। देखें बड़े कूलम लॉ से सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है बच्चों आए हुए हैं, मतलब आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने बोला था यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। बेटे मत समझिएगा चार्ज एक बेस क्वांटिटी है, आपने बेस क्वांटिटी साथ पढ़ रखी है, वहां पे कहीं भी चार्ज नहीं आ रहा। हाँ करंट बेस क्वांटिटी है। तो आपको पता है हर डिराइव्ड क्वांटिटी को हम बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर T होता है। तो यहां से अगर आप Q की वैल्यू पता लगाओगे, तो वो I मल्टीप्लाई बाय T आ जाएगी। Q जो है उसके यूनिट कूलॉम है, कूलॉम बेस यूनिट नहीं है, डिराइव्ड है। अम्पेयर, करंट एक बेस क्वांटिटी है, तो लिहाजा अम्पेयर भी बेस यूनिट होगा। टाइम एक बेस क्वांटिटी है, लिहाजा सेकंड भी बेस यूनिट होगा। तो कूलॉम को जब भी आप बेस यूनिट की फॉर्म में लिखोगे तो वो क्या बनेगा, अम्पेयर सेकंड। ये 2 साल क्वेश्चन आता रहा है बेटे, 2016 में भी आया था, और नीचे 2012 का भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगला सवाल, 5 माइक्रो कूलम चार्ज है, उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, बेस यूनिट्स में। अगेन कूलॉम को बेस यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। बच्चों आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे ऊपर एक सवाल आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेस यूनिट में एक्सप्रेस करो। तो स्टूडेंट्स अगेन द स्टोरी इज रियली सिंपल। हाउ मच चार्ज इज 5 माइक्रो कूलम। आप माइक्रो की जगह में क्या लिखोगे, 10⁻⁻⁶। और अभी मैं आपको बताया कि जहां पर कूलॉम आ जाए वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अम्पेयर इनटू सेकंड लिख सकते हैं। तो लिहाजा हमारा राइट आंसर होगा बीटा 5 × 10⁻⁻⁶ एम्पेयर सेकंड्स। कूलॉम को बेस यूनिट में लिखेंगे तो एम्पेयर सेकंड्स। ओके, 2 साल बेटे ऐसे क्वेश्चन आते रहे जहां पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी हो, जब भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजें, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक या कितनी काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, तो स्टूडेंट्स उसकी कहानी बड़ी सिंपल है। आपको फॉर्मूला याद कर लेना, क्यू इंटू डेल्टा वी। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, वो सीख लें तो चीजें आसान होने जा रही हैं। अगर वो आपको चार्ज दे दे इन टर्म्स ऑफ क्या भला, कूलॉम, आपको बोले जैसे 2 कूलॉम का चार्ज है, और आपको बोले एक ऐसी जगह में भेज दिया जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 6 वोल्ट का। तो 6 × 2 कितना आएगा बेटे, 12 आएगा। चूंकि सारी चीजें आप ऐसे यूनिट में पुट कर रहे हो, लिहाजा एनर्जी का आंसर भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जूल में। लेकिन ये तो एक कहानी होगी, मैं कन्वर्जन भी बताता हूँ। लेकिन समटाइम बेटे आपको वो ऐसा करेगा कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहा होगा। फॉर्मूला कौन सा होगा बेटे, क्यू इंटू डेल्टा वी। सुन लो, अगर चार्ज दे दे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट स्टोरी। चार्ज दे दे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस दे दे इन टर्म्स ऑफ क्या भला, वोल्ट। तो याद रखो, जो आपका एनर्जी का आंसर आएगा वो जूल में नहीं आएगा। वो किसमें जैसे आपको बोले कि एक चार्ज है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, और 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12। आंसर किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दो चीजें फिलहाल सोच लो, कि अगर चार्ज दे कूलॉम में और पोटेंशियल डिफरेंस दे वोल्ट में, तो आंसर आएगा जूल में। और अगर चार्ज दे दे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब कभी कभार जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, कभी कभार इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होता है। तो एक सिंपल कन्वर्जन है, याद कर लो सारे बच्चे, कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। यानी जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, मेरा आंसर क्या आया था, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हो सकता है वो आंसर किस में दे, जूल्स में दे रहा हो। तो आपको मैंने अभी बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे आप क्या लिख दोगे, जल्दी बोलिएगा, 1.6 10⁻⁻19। अब आपका ये आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन कभी कभार आपका आंसर आएगा जूल में, लेकिन उसने दिया किस में होगा, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए होंगे। तो जैसे मेरा आंसर आया था 12 जूल, मुझे 12 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो बेटे जब भी मैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा, तो 1.6 10⁻⁻19 से क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा। अब मेरा आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा होगा। तो दैट इज रियली सिंपल स्टोरी। आइए दो सवालात की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसने किस तरह के सवाल दिए हुए थे। उसे बोला एक चार्ज है, कितना है, 5 E का है। अब देखो, चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 25 वोल्ट का है। व्हाट विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड, अगली बात छोड़ें, पहले एनर्जी निकालते हैं। पहले ये सोचो, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी हुई है, तो सर अभी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बताया, दैट इज क्यू इंटू डेल्टा वी। चार्ज आपने डाटा में देखा 5 इलेक्ट्रॉन के जितना था, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, दैट वाज 25 वोल्ट। बच्चों जल्दी सोच के बताओ, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 125। और मैं अभी आपको बताया कि चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट की फॉर्म में हो, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या बोल रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत बताओ, जूल में बताओ। तो अभी मैं आपको कन्वर्जन बता के आया, कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1.6 10⁻⁻19 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भला, जूल में। और इंटरेस्टिंग बात, अब बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लाएं। उसने देखो इवन सिंप्लीफाई भी नहीं किया हुआ था, उसने सिंपल आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ था, 125 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। इवन आपको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, बस आपको ये समझ आया कि आंसर 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, और आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ, और मैंने बोला बुक की एज इट इज एग्जांपल जो है वो आई हुई है। ये बुक की एग्जांपल है, जो आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टॉपिक के फौरी बाद है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। उससे बोला एक चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज 2 E है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट है। नीचे ऑप्शन मत देखो, पहले एनर्जी बताओ किस में आएगी, अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन में हो और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में हो।
तो पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखो बच्चों, Q इंटू डेल्टा वी। हाउ मच चार्ज इज 2E। potential difference students, how much that is? 3 volt. What will be your answer? Your answer will be 6 electron volt. But देखो फिर से वही बात, आंसर दिए किसमें हुए? जूल में। तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह लिख लेना है क्या भला? 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल लिख लेना है। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 यानी 9.6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना रहा? माइनस 19, और आंसर आएगा किसमें? जूल में। सो राइट आंसर विल बी 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 जूल। एग्जैक्टली बुक की जो है वो एग्जाम्पल है। तो बेटे इसकी भी एक अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट बताओ। तो ये बहुत आसान है, आपको इनफैक्ट रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है? ई डॉट ए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और साथ में लिख लो ए ऐसे ही। अब यूनिट लिखना शुरू कर दो बेटे। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? कूलॉम। तो ये बने न्यूटन पर कूलॉम। और एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, तो ये बनेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ये हमारे पास किसके यूनिट आ गए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट आ गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज। बेटे अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो बड़े सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज, चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो एम्पेयर है। लेकिन अगर वो एसआई यूनिट की बजाय पूछता द चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो फिर कूलॉम नहीं आना था। कूलॉम डिराइव्ड यूनिट है, उसको अगर हम बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आना था? एम्पेयर सेकंड आना था। ओके, द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ द मैथ इन इलेक्ट्रिसिटी। बताओ इलेक्ट्रिसिटी में मैथ का रोल कौन प्ले करता है? बेटे जब भी हम लोग जनरली मोशन की बात करें तो वहां पे मैसेज अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात करें तो जो मैथ का रोल है वो कौन प्ले कर रहा होगा? चार्ज प्ले कर रहा होगा। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स पता लगाने के लिए मैसेज लिखते हो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पता लगाने के लिए आप मैसेज नहीं लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग द चार्जेस। तो जहां पे मैसेज आते थे, यहाँ पे बेटे वहां पे उसी जगह पे क्या आ रहे होंगे? चार्जेस आ रहे होंगे। तो बताओ मैथ्स का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? वो चार्ज प्ले कर रहा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पास पेपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चे अगर आप और यूनिट्स के पास पेपर जो है वो चाह रहे हो कि अपलोड किए जाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अप्रिशिएट करने के लिए एक अच्छा सा नीचे कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेटे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पे एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड मुसलसल वीडियोस पोस्ट की जा रही होती हैं। और बेटे अगर आपको इससे रेलिवेंट अभी भी किसी क्वेश्चन में मसला आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसके थ्रू व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता कर सकते हो। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।